उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत के युवाओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है और आप भी इस खबर को देखने के बाद कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत की मशहूर आईटी कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने कहा है कि अगर भारत चीन जैसे देशों से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, यानी अगर भारत चीन को पीछे छोड़ने का सपना देख रहा है, तो इसके लिए भारत के युवाओं को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। 70 घंटे प्रति सप्ताह भारत के युवकों को काम करना होगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब हम चीन से आगे निकलेंगे। 70 घंटे का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में बिना छुट्टी लिए यानी बिना वीकली ऑफ लिए काम करता है तो उसे प्रतिदिन 10 घंटे काम करना होगा, और अगर वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेता है यानी एक वीकली ऑफ लेता है तो उसे प्रतिदिन लगभग 12 घंटे काम करना होगा। जिसकी वजह से अब इस सुझाव को लेकर हमारे ही देश में काफी बहस हो रही है। हम आपको इस बहस का ब्लैक और व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि 77 वर्ष के नारायण मूर्ति को ऐसा क्यों लगता है कि अगर भारत के युवा हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे तो इससे हमारा देश चीन से आगे निकल जाएगा और चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नारायण मूर्ति ने कहा क्या है, पहले यह देख लीजिए। नारायण मूर्ति के इस बयान का एक लाइन में सार यह है कि भारत को अगर चीन जैसे देशों से आगे निकलना है तो हमारे देश के युवाओं को अब से कहीं ज्यादा परिश्रम करना होगा, और ज्यादा परिश्रम करने के लिए उन्हें अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। वैसे भी वो ये कहते हैं कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अपने जीवन में भी कुछ बड़ा करना है, तो आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपनी कहानी भी बता रहे हैं कि वो भी बहुत मेहनत किया करते थे, वो भी 70 घंटे से ज्यादा काम किया करते थे। नेताओं को भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और देश को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी कोई बड़ी कंपनी बनानी है, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम किए कोई शॉर्टकट नहीं है। हालांकि जो लोग एन नारायण मूर्ति के सुझाव से सहमत नहीं हैं, उनका कहना है कि अगर वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेने के बाद 6 दिन 70 घंटे काम करते हैं तो इसके लिए उन्हें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दफ्तर में ही रहना होगा या काम पर ही रहना होगा, क्योंकि 6 दिन अगर आप काम करेंगे तो हफ्ते में 70 घंटे पूरा करने के लिए रोज 12 घंटे काम करना है। यानी काम के बाद लोगों के पास अपने लिए, अपने निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए सिर्फ 12 घंटे ही बचेंगे, और इनमें भी 8 घंटे सिर्फ सोने में निकल जाएंगे। तो लोग इस थ्योरी पर सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हुए इस सुझाव का मजाक उड़ा रहे हैं कि दफ्तर आने जाने के दौरान जो समय ट्रैफिक जैम में बर्बाद होता है, क्या उस टाइम को भी वर्किंग आवर्स में ही गिना जाएगा? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हफ्ते में 70 घंटे काम करने से उनकी सैलरी भी डबल हो जाएगी? यानी जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बयान के भाव को समझ रहे हैं, जो ये जानते हैं कि बिना परिश्रम किए काम नहीं चलेगा। इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन भारत के पास है। भारत में लगभग 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कामगारों की श्रेणी में आते हैं। सोचिए, 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे यहां काम करने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है पूरी दुनिया में, जबकि भारत के बाद सबसे ज्यादा 91 करोड़ कामगार चीन के पास है। तो भारत इस मामले में नंबर 1 पर है। हमारे पास 92 करोड़ वर्कर्स हैं और चीन के पास है 91 करोड़। लेकिन फिर भी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है। इसलिए आज आपके लिए भी सवाल यह है, थोड़ा सा सोचिए आज इसके बारे में, कि जब हमारे पास और चीन के पास लगभग उतनी ही जनसंख्या है, लगभग उतने ही कामगार हैं, उतने ही हाथ हैं, उतने ही इंसान हैं, तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी कैसे है? क्या वो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या उनके पास कुछ और कोई खास ऐसी विधि है जो भारत से आगे निकल गए? चीन की अर्थव्यवस्था 1587 लाख करोड़ की है और भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 306 लाख करोड़ रुपए की है। देखिए, वो है 1,500 लाख करोड़ के आसपास, 1600 लाख करोड़ आप कह सकते हैं लगभग, और हम हैं 306 लाख करोड़। इसी तरह जापान की आबादी सिर्फ 12.5 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत 140 करोड़ लोगों के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की आबादी इस समय लगभग 142 करोड़ के आसपास मानी जाएगी।
तो जापान 12.5 करोड़ की आबादी के साथ सोचिए 347 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बना चुका है, और हम 142 करोड़ की आबादी के साथ अभी भी 306 लाख करोड़ की इकोनॉमी पर खड़े हैं। और यह स्थिति भी तब है जब चीन और जापान, ये दोनों ही देश तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, और भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत में लोगों की औसत उम्र इस समय 28 वर्ष है, जबकि चीन के लोगों की औसत उम्र इस समय 39 वर्ष है, और जापान का तो और भी बुरा हाल है। जापान में औसत उम्र है 49 वर्ष, यानी जापान अब बूढ़ा हो चुका है, और चीन भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। इन आंकड़ों से आप समझ पाएंगे कि चीन और जापान जैसे देश आज बूढ़े होते हुए भी भारत से ज्यादा विकसित और अमीर है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब इन देशों की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी में, जब इनके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हुआ करते थे, तब इन देशों के युवाओं ने दिन रात एक करके परिश्रम किया। यानी जब इनकी पूरी आबादी हमारी आबादी की तरह युवा थी, तो इनके पास दो विकल्प थे, या तो ये समय बर्बाद करते और या फिर दिन रात मेहनत करते। इनके युवाओं ने दिन रात परिश्रम किया, और जापान में तो लोगों ने अपने देश की तरक्की के लिए इतनी मेहनत की कि आज भी वहां लोग दिन में मुश्किल से 6 घंटे भी सो नहीं पाते। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया के जो देश आज अमीर हैं, विकसित हैं, वो भी पहले अमीर ही हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। ये देश इसलिए अमीर और विकसित बने क्योंकि इन देशों के लोगों ने अपने जमाने में, जब इनका समय आया मेहनत करने का, तो उन्होंने जबरदस्त परिश्रम किया। आज जिन देशों में आप जाना चाहते हैं, जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिन देशों का वीजा हासिल करने के लिए आप घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, जहां की सिटीजनशिप पाने के लिए आप सपने देखते हैं, क्या ये देश शुरू से ऐसे ही थे? जवाब है, शुरू से ऐसे नहीं थे। ये देश धीरे धीरे अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं कि आज भारत में रहने वाले लोग वहां रहने का सपना देखें। उदाहरण के लिए वर्ष 1905 में जब अमेरिका एक विकसित देश बनने के लिए प्रयास कर रहा था, तब वहां के लोग हफ्ते में लगभग 60 घंटे काम करते थे। अमेरिका के लोगों के इसी परिश्रम ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना दिया, और जैसे जैसे अमेरिका समृद्ध हुआ, वहां लोगों के वर्किंग आवर्स कम होते चले गए, और आज अमेरिका में लोग हफ्ते में लगभग सिर्फ 35 घंटे ही काम करते हैं, क्योंकि आज वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। और अमेरिका में भी आप जानते हैं, तमाम लोग बाहर से ही आए थे। इसी तरह जापान जब एक विकसित देश नहीं था, तब वहां लोग हफ्ते में 65 से 68 घंटे काम करते थे, जिसकी वजह से जापान इतनी तरक्की कर पाया। और आज जब जापान एक विकसित देश बन चुका है, तो वहां के लोग हफ्ते में सिर्फ 34 घंटे के आसपास काम कर रहे हैं। और इसी तरह चीन के लोगों ने भी अपने समय में बहुत परिश्रम किया है। आज से कुछ दशक पहले जो स्थिति इन देशों की थी, आज वही स्थिति भारत की है। और इसीलिए अगर भारत के युवा आज अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो भारत भी तरक्की की नई कहानी लिख सकता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भारत के बहुत सारे युवा ज्यादा परिश्रम करना ही नहीं चाहते। आप, जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये दोनों देश, अमेरिका और जापान, ऐसे शीर्ष पर हैं कि अब इनके लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, और वहां मुश्किल से 35 घंटे एक हफ्ते में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारत को अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन भारत के लोगों ने अभी से ही हफ्ते में 35-40 घंटे ही काम करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत के लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। भारत के लोगों को जब ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, तब हमारे देश के लोग हफ्ते में औसतन 45 से 48 घंटे ही काम कर रहे हैं। और यहां एक बड़ी बात यह है कि भारत में इससे जुड़े कानून भी यही कहते हैं कि देश में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कामगार से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता एक हफ्ते में। लेकिन हमें लगता है कि समय के साथ भारत को इन कानूनों के बारे में भी अब सोचना चाहिए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, ऐसे लोग जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं, वो आज भी 70 से 80 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में यह कानून है कि वहां लोग हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन देश की तरक्की के लिए अब वहां की सरकार एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत वहां युवाओं से हफ्ते में 69 घंटे काम कराया जा सकेगा। असल में यह पूरा विषय इस बात से जुड़ा है कि देश के लोग अपने देश की तरक्की के लिए ज्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो भारत में 15 से 29 वर्ष के युवा हर दिन सोशल मीडिया पर
3 घंटे रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने में बिताते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि हफ्ते में हर युवा के 21 घंटे सिर्फ रील्स या अपना मोबाइल फोन, इंटरनेट देखते हुए ही बर्बाद हो जाते हैं। और इन रील्स को देखने से हमारे देश का, हमारे समाज का, इन युवाओं के परिवारों का या इन युवाओं का कोई फायदा नहीं होता। तो सोचिए, हफ्ते में 21 घंटे तो हमारे युवा सिर्फ रील्स देख रहे हैं, तो 70 घंटे काम कब करेंगे? सोचिए, अगर यही युवा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में 21 घंटे अतिरिक्त जोड़ लेते हैं, तो इससे इन्हें कितना लाभ होगा, इनके परिवार को, इनकी कंपनी को, इनके समाज को कितना लाभ होगा, और फिर देश को कितना फायदा होगा। क्योंकि अभी वर्क प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही कमजोर है। भारत में एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है तो देश को औसतन 705 रुपए मिलते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति जब 1 घंटे काम करता है तो देश को 705 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसी जगह चीन में जब एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है तो चीन को 1200 रुपए मिलते हैं, जापान को 3200 रुपए मिलते हैं, फ्रांस में 4800 रुपए मिलते हैं, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इससे 6000 रुपए मिलते हैं। सोच लीजिए, हमारे यहां एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, देश को 705 रुपए। अमेरिका में एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, देश को, इकोनॉमी को 6000 रुपए का फायदा होता है। यानी भारत के लोगों की जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम है। और भारत के बहुत सारे युवा आज ज्यादा काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर घंटों रील्स देखना पसंद कर रहे हैं, और वो शायद हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। सबकी बात तो हम नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि ये सारे युवा ही ऐसे हैं। आज भी हमारे देश में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है, ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो परिश्रम करना चाहते हैं। अगर उन्हें सही मौका मिले, अगर उन्हें सही पढ़ाई लिखाई का मौका मिले, सही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद सही नौकरी मिल जाए, तो वो बहुत काम कर सकते हैं, और काम करने का उनके अंदर मादा भी है। इसलिए ये जो एक समस्या है, ये एक बहुत बड़ी है, और भारत को एक राष्ट्र के रूप में, चाहे उसमें सरकार हो, चाहे उसमें भारत के लोग हों, इन्हें मिलजुल कर यह देखना होगा कि कैसे भारत के 142 करोड़ लोग अपने देश को दुनिया की एक महाशक्ति बना सकते हैं।